नमस्कार दोस्तों, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की FY26 की इस फाइनेंशियल रिपोर्ट के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स पढ़ना किसी को पसंद नहीं है ना, इसलिए आज हम इस भारी भरकम और बोरिंग कॉर्पोरेट रिपोर्ट को डिकोड करके एक बहुत ही आसान और विजुअल रिपोर्ट कार्ड में बदलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत हम सीधा सबसे बड़ी और शानदार खबर के साथ करेंगे। शेयरधारकों के लिए सीधा मुनाफा। कंपनी ने 14 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश यानी डिविडेंड की घोषणा की है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव सिग्नल है, जो साफ दिखाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को वैल्यू वापस लौटाने के लिए कितनी कमिटेड है। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम FY26 के टॉप लाइन फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, फिर बिजनेस सेगमेंट का परफॉर्मेंस, उसके बाद बैलेंस शीट और कैश फ्लो, कॉर्पोरेट एक्शंस और स्टॉक स्प्लिट, और अंत में ऑडिटर के नोट्स और लीगल अपडेट्स पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी कंपनी की ओवरऑल हेल्थ, FY26 के टॉप लाइन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो सामने जो नंबर हैं वो सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से साफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में कुल आय 4,169.30 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2026 में उछाल मारकर 4,649.65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये साल दर साल एक बेहद मजबूत टॉपलाइन ग्रोथ है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आय बढ़ने के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ा है? जवाब है बिल्कुल। समेकित शुद्ध लाभ यानी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हुई है। FY25 के 985.06 करोड़ रुपये से बढ़कर ये FY26 में 1040.26 करोड़ रुपये हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रोथ को बड़ी ही सफलतापूर्वक बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी में बदल दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 में देखते हैं कि इन शानदार नंबरों के पीछे असल में कौन से बिजनेस यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब इस डेटा के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि वेल्थ मैनेजमेंट अभी भी कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन बना हुआ है। नंबर खुद बोलते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट से 2,761.37 करोड़, कैपिटल मार्केट से 1,916.15 करोड़ और एसेट मैनेजमेंट से 135.64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। और अगर हम मुनाफे पर नजर डालें तो यहाँ भी वेल्थ मैनेजमेंट 566.73 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ सबसे आगे है। छोटी मोटी अनएलोकेटेड मदों को अगर हम किनारे कर दें तो साफ दिखता है कि कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो कितनी प्रभावशाली प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। ये सच में कंपनी की कोर स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। ओके, अब हम कंपनी की बुनियाद की तरफ चलते हैं और सेक्शन 3 में बात करते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो की। रेगुलेशन 52(4) के तहत जो डिस्क्लोजर्स हैं उन्हें अगर हम समराइज करें तो ये 3 मैट्रिक्स कंपनी की वित्तीय स्थिरता की पूरी कहानी कहते हैं। 2.80 का डेप्ट इक्विटी रेशियो, 22.37% का बेहतरीन नेट प्रॉफिट मार्जिन और 57.59 रुपए की सॉलिड बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। एक बहुत ही हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन है ये। अब जरा टोटल एसेट्स के इस विस्तार को देखिए। FY25 में संपत्तियां 28,387.63 करोड़ रुपए की थीं, जो FY26 में बढ़कर 34,491.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। ये साफ दिखाता है कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में फर्म के फाइनेंशियल फुटप्रिंट में कितना जबरदस्त ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश फ्लो का क्या हाल है, तो देखिए फाइनेंसिंग कैश फ्लो में 3,181.11 करोड़ रुपए का भारी उछाल आया है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है डेब्ट सिक्योरिटीज जारी करने से प्राप्त हुई शुद्ध आय। तो रणनीतिक रूप से जो ये कर्ज जुटाया गया है उसने कंपनी के फाइनेंसिंग गतिविधियों को एक बड़ा सहारा दिया है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, उन बदलावों पर जो सीधे तौर पर कंपनी के शेयर्स से जुड़े हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस और स्टॉक स्प्लिट। जैसा कि शायद आपको याद होगा, 2025 के अंत में कंपनी ने 5 के बदले 1 स्टॉक स्प्लिट यानी सब डिवीजन को मंजूरी दी थी। इसका मतलब है कि पहले एक शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपए हुआ करती थी वो अब 2 रुपए हो गई है। एक जरूरी बात यह है कि इस बदलाव के चलते जो भी ऐतिहासिक EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर के आंकड़े थे उन्हें इसी के अनुसार फिर से एडजस्ट कर दिया गया है। और हाँ, हमने शुरुआत में जिस 14 रुपए के शानदार अंतरिम लाभांश की बात की थी ना, उसकी पक्की टाइमलाइन अब हमारे सामने है।
ये डिविडेंड 9 जून 2026 को या उससे पहले पे कर दिया जाएगा, बशर्ते लागू टैक्स की शर्तें पूरी हों। मतलब निवेशकों को क्लियरली पता है कि उनके खाते में पैसे कब तक आने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है ऑडिटर के नोट्स और लीगल अपडेट्स। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है नुआमा क्लियरिंग सर्विसेज लिमिटेड NCSL से जुड़ा क्लाइंट कोलैटरल का ये विवाद। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 2020 की शुरुआत में मार्जिन की कमी को लेकर ये मामला उठा। फिर 15 दिसंबर 2030 को सैट ने अपील खारिज कर दी और अब हाल ही में 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये टाइमलाइन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस केस की हिस्ट्री दिखाती है। इस पर ऑडिटर ने बड़ी स्पष्टता से रिपोर्ट किया है कि मैनेजमेंट को अपनी कानूनी राय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है और इसी मजबूत लीगल स्टैंड की वजह से मैनेजमेंट ने FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई अलग से फाइनेंशियल प्रोविजन या एडजस्टमेंट नहीं जोड़ा है। और लीगल अपडेट्स को क्लोज करते हुए एक और बड़ा फैक्ट आपको बता दें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2026 को NSCL के क्लियरिंग खाते पर से EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के लियन को परमानेंटली हटा दिया है। तो ये एक साफ और वस्तुनिष्ठ तथ्य है कि कंपनी के कुछ लीगल मुद्दे अब सुलझ भी रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों और तथ्यों को देखने के बाद अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ कंपनी के पास जबरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग लीगल मामले। ऐसे में नोवामा वित्त वर्ष 2027 में अपने इन बढ़ते हुए एसेट्स का फायदा कैसे उठाएगी, ये देखना वाकई काफी रोमांचक होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।